नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने साउथ अमेरिका से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक की बड़ी घटनाओं को समझा था। आज हम अपनी बातचीत का दायरा और आगे बढ़ाते हुए इंडो पैसिफिक के उस हिस्से पर फोकस करेंगे जहां दुनिया की बड़ी ताकतों की रणनीतिक बिसात बिछी हुई है। हम न्यूजीलैंड के साथ भारत के रिश्तों में आई नई गर्मी को महसूस करेंगे, फिर प्रशांत महासागर के उन छोटे छोटे द्वीपों की अहमियत को समझेंगे जो नक्शे पर भले ही छोटे दिखते हों लेकिन कूटनीति में बहुत बड़ा किरदार निभा रहे हैं। और आखिर में हम इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी अमेरिका के साथ भारत की गहरी होती दोस्ती और अमेरिका की उन घरेलू नीतियों पर भी नजर डालेंगे जिनका असर दिल्ली से लेकर दुनिया के हर कोने तक महसूस होता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा सिर्फ खबरों का ब्यौरा नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे छिपे क्यों और तो क्या को पकड़ा जाए। मतलब एक समझौते का असल मतलब क्या है, एक सैन्य अभ्यास का दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। ये सब समझने से एक 360 डिग्री व्यू मिलेगा। तो चलिए इसी 360 डिग्री व्यू के साथ शुरू करते हैं भारत और न्यूजीलैंड से। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच काफी हलचल हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कस्टम्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट की। सुनने में ये थोड़ा सूखा और तकनीकी लगता है, पर क्या ये वाकई एक बड़ा कदम है? ये सुनने में भले ही तकनीकी लगे, पर इसका असर बहुत जमीनी है। सोचिए, न्यूजीलैंड से भारत आने वाले कीवी फल या सेब के बारे में। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं। ये समझौता असल में दोनों देशों के कस्टम विभागों के बीच एक डिजिटल हाईवे बनाने जैसा है। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी, सामान की जानकारी रियल टाइम में साझा होगी और पोर्ट पर जहाज़ों को क्लियरेंस बहुत तेजी से मिलेगा। जब पेरिशेबल सामान के लिए पोर्ट पर लगने वाला हर एक घंटा बचता है तो इससे न सिर्फ लागत घटती है बल्कि बाजार में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर रहती है। पार को ज्यादा फायदेमंद बना रहा है। और क्या, इसका असर उस बड़ी डील पर भी पड़ सकता है जो कई सालों से अटकी हुई है। मेरा मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और एफटीए से है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एफटीए जैसी बड़ी बातचीत अक्सर भरोसे की कमी की वजह से रुक जाती है। ये कस्टम समझौता उस भरोसे को बनाने की पहली सीढ़ी है। जब दोनों देश देखते हैं कि व्यापार पारदर्शी और आसान हो रहा है तो एक दूसरे की नीयत पर भरोसा बढ़ता है। ये एक सकारात्मक माहौल बनाता है जो एफटीए की रुकी हुई बातचीत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक लॉन्च पैड का काम कर सकता है। और इसी सकारात्मक माहौल के बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा की भी बात हो रही है। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत की दो बड़ी वैश्विक पहलों आईपीओआई और सीडीआरआई में भी शामिल होने का फैसला किया है। ये तो सिर्फ व्यापार से आगे की बात लगती है ना? हाँ, और यही इस रिश्ते की सबसे दिलचस्प बात है। आईपीओआई यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और सीडीआरआई यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों भारत के नेतृत्व वाली पहल हैं। इसे ऐसे समझिए, सीडीआई एक तरह का ग्लोबल इंजीनियर्स क्लब है जो आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम करता है। इसके सदस्य देश इस बात पर ज्ञान साझा करते हैं कि ऐसे पुल, सड़कें और पावर ग्रिड कैसे बनाए जाएं जो भूकंप या बाढ़ में भी टिके रहें। और आईपीओआई का मकसद इंडो पैसिफिक को सिर्फ सैन्य नजरिए से देखने के बजाय समुद्री पर्यावरण, सुरक्षा और व्यापार के लिए एक साझा जगह के रूप में विकसित करना है। न्यूजीलैंड का इन दोनों में शामिल होना दिखाता है कि वो भारत को इस क्षेत्र में एक नियम निर्माता और एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर देख रहा है। मतलब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और खबर है कि न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 119वां सदस्य भी बन गया है। जब न्यूजीलैंड जैसा विकसित और पर्यावरण के प्रति सचेत देश इस गठबंधन में शामिल होता है तो ये इस पहल की विश्वसनीयता को और बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते अब सिर्फ पारंपरिक व्यापार और क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों पर भी दोनों एक साथ खड़े हैं। सही बात है। न्यूजीलैंड के साथ ये बढ़ती साझेदारी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगती है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो भारत इसी तरह की पहुंच प्रशांत महासागर के दूसरे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम द्वीपीय देशों तक भी बना रहा है। इन छोटे छोटे द्वीपों पर भारत और चीन जैसी बड़ी ताकतों की नजर क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में भूगोल ही शक्ति है। ये छोटे द्वीप देश इंडो पैसिफिक के विशाल समुद्री मार्गों पर स्ट्रेटेजिक एंकर की तरह हैं। यहाँ जिसकी मौजूदगी होगी वो इन व्यापारिक मार्गों पर नजर रख सकता है। चीन यहाँ चेकबुक डिप्लोमेसी के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, बंदरगाह बनाना, सड़कें बनाना और बदले में उन देशों पर अपना दबदबा कायम करना। भारत इसके जवाब में एक अलग मॉडल पेश कर रहा है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप का।
यानी हम आपके साथ मिलकर आपकी जरूरतों के हिसाब से विकास करेंगे, न कि आप पर अपनी शर्तें थोपेंगे। यह भारत की सागर यानी SAGAR नीति का जमीनी रूप है। कुछ हालिया उदाहरणों से समझते हैं इसको, जैसे कुक आइलैंड्स, फिजी और तिमोर लेस्ते में भारत की सक्रियता कैसे दिख रही है। हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण है ये। कुक आइलैंड्स के आसपास के समुद्री तल में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का भंडार है। ये भविष्य का सोना है। कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज में लगता है। भारत यहाँ गहरे समुद्र में खनन की अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकता है। फिजी की बात करें तो वहाँ भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी है, जिसे गिरमिटिया समुदाय के इतिहास से जोड़ा जाता है। हाल ही में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी का दौरा किया, तो ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली फिजी यात्रा थी। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने का प्रतीक था। और तिमोर लेस्ते का भी आपने जिक्र किया था। हाँ, तिमोर लेस्ते एशिया के सबसे नए लोकतंत्रों में से एक है। वहाँ भी राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा उस देश की आज़ादी के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। इतना ही नहीं, भारत ने उसकी राजधानी दिल्ली में अपना दूतावास खोलने का भी ऐलान किया है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि भारत ग्लोबल साउथ के हर देश के साथ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, खड़ा है। लेकिन जाहिर है इस क्षेत्र में भारत अकेला खिलाड़ी तो नहीं है। चीन की मौजूदगी भी साफ दिख रही होगी। बिल्कुल। वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला में चीन ने एक चमकचमाता हुआ नया राष्ट्रीय भवन तोहफे में दिया है। ये चीन के सॉफ्ट पावर का सटीक उदाहरण है, दिखावे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसकी मौजूदगी और प्रभाव को जाहिर करता है। वहीं इस क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव भी हो रहे हैं, जैसे टोंगा में आइसे कके और वानुआतू में जोथम नापत नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन सब पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इन छोटे देशों में नेतृत्व का बदलना भी बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे भारत इन छोटे द्वीपीय देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, जो एक तरह से इस पूरे इंडो पैसिफिक की विशाल बिसात पर अपने मोहरे जमाने जैसा है। लेकिन ये सब उस क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी अमेरिका की निगरानी में हो रहा है। अमेरिका की रणनीति को समझने के लिए हमें उसके गठबंधनों के जाल को समझना होगा। मैं क्वाड और ओकस के बारे में बहुत सुनती हूँ। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें असल फर्क क्या है? एक बहुत जरूरी सवाल है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, एक रणनीतिक संवाद मंच है। इसे आप एक थिंक टैंक या एक स्टीयरिंग कमेटी की तरह समझ सकते हैं, जो सुरक्षा के अलावा वैक्सीन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर भी बात करती है। इसकी कोई औपचारिक सैन्य भूमिका नहीं है। वहीं दूसरी तरफ AUKUS, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और US हैं, वो एक खालिस सैन्य समझौता है। उसका एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां देना, ताकि चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को सीधे तौर पर चुनौती दी जा सके। तो कह सकते हैं कि क्वाड कूटनीति है, तो AUKUS हार्डकोर मिलिट्री पावर है। अच्छा, और इसी कड़ी में एक एशिया अलायंस का भी नाम आता है। ये क्या है? एशिया अलायंस दरअसल इस पूरी रणनीति का तीसरा पाया है, आर्थिक और औद्योगिक पाया। इसका मकसद इंडो पैसिफिक में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देना है, ताकि चीन पर सप्लाई चेन की निर्भरता कम हो सके। तो आप देखिए, अमेरिका 3 स्तरों पर काम कर रहा है। क्वाड से कूटनीति, ऑकस से सैन्य शक्ति और एशिया अलायंस से अर्थव्यवस्था। ये तो हुई बड़े गठबंधनों की बात। अब सीधे भारत अमेरिका की द्विपक्षीय संबंधों पर आते हैं। रक्षा क्षेत्र में एक सोसा समझौते की बहुत चर्चा है। ये सोसा क्या है और इतना खास क्यों माना जा रहा है? सोसा यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। यह समझौता एक मील का पत्थर है। इसे सरल भाषा में समझें तो ये एक वादा है कि अगर कल को कोई संकट या युद्ध की स्थिति आती है, तो भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए जरूरी रक्षा उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बंद नहीं करेंगे। ये एक दूसरे के रक्षा उद्योग पर बहुत गहरे भरोसे को दिखाता है। अमेरिका ये दर्जा अपने बहुत ही चुनिंदा और करीबी सहयोगियों को ही देता है। तो SOS असल में भारत को एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार का दर्जा देता है, लगभग एक संधि सहयोगी जैसा। लेकिन क्या इससे एक तरह की निर्भरता का खतरा भी नहीं बनता? मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी अमेरिकी सरकार आती है जिसकी विदेश नीति अलग हो, तो क्या ये समझौता हमारे हाथ बांध सकता है? ये एक जायज चिंता है और कूटनीति में हमेशा ऐसे जोखिम होते हैं।
लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये समझौता सिर्फ अमेरिका से खरीदने के बारे में नहीं है। ये भारतीय कंपनियों को भी अमेरिकी रक्षा सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका देता है। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की नीति के भी अनुकूल है। तो हाँ, जोखिम है, लेकिन ये एक सोचा समझा जोखिम है जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कम करने के बजाय बढ़ाता है, क्योंकि ये हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी तक पहुंच देता है। और रक्षा सहयोग में इंडस एक्स और टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का भी जिक्र होता है। इंडस एक्स में स्टार्टअप्स की बात होती है, जो थोड़ा हैरान करता है। भला बैंगलोर का कोई छोटा टेक स्टार्टअप पेंटागन के साथ कैसे काम कर सकता है? ये तो सुनने में थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है। और यही इंडस एक्स की खूबसूरती है। ये पारंपरिक रक्षा सौदों से बिल्कुल अलग है। इसका मकसद ही यही है कि दोनों देशों के इनोवेटिव डिफेंस स्टार्टअप्स को एक साथ लाया जाए। हो सकता है भारत में कोई स्टार्टअप ड्रोन के लिए बेहतरीन एआई सॉफ्टवेयर बना रहा हो और अमेरिका में कोई स्टार्टअप उस ड्रोन का हार्डवेयर। इंडस एक्स उन्हें मिलाने का एक प्लेटफॉर्म है। ये भविष्य के युद्धों की तैयारी है जो बड़ी कंपनियों से ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर लड़े जाएंगे। और टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की बात करें तो ये दिखाता है कि दोनों देशों की सेनाएं किसी आपदा या मानवीय संकट के समय कितनी आसानी से मिलकर काम कर सकती हैं। यह सिर्फ युद्ध का अभ्यास नहीं, बल्कि शांति के समय मदद करने का भी अभ्यास है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने बहुआयामी हो गए हैं। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका असर सिर्फ उसकी विदेश नीति पर नहीं पड़ता। अमेरिका के घरेलू कानून और उसकी सामाजिक बहसें भी पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। बिल्कुल। अमेरिका की घरेलू राजनीति और उसकी विदेश नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है टेक इट डाउन एक्ट। ये कानून डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई गई तस्वीरों के गैर सहमति से प्रसार को एक संज्ञेय अपराध बनाता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक घरेलू चिंता एक राष्ट्रीय कानून बनती है जिसका असर पूरी दुनिया के टेक प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा। और आप्रवासन यानी इमिग्रेशन का मुद्दा तो हमेशा ही गर्म रहता है वहाँ। हाँ, और वहाँ भी कुछ बड़े वैचारिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सिक्योर अवर बॉर्डर एक्ट जैसे कानून तो हैं ही, लेकिन उससे भी बड़ी बहस जन्मजात नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को अपने आप नागरिकता मिल जाती है। इस सिद्धांत को चुनौती देना सिर्फ एक कानून बदलना नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की पहचान की बुनियाद पर सवाल उठाने जैसा है, जिसका असर दुनिया भर से वहां जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर तो अमेरिका में एक अजीब सी खींचतान दिखती है। सही कहा आपने। एक तरफ हवाई जैसा राज्य है जो ग्रीन फी लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। इसे आप एक तरह का पैराडाइज टैक्स कह सकते हैं, यानी अगर आप हमारे सुंदर बीच और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको उसे बचाने में भी मदद करनी होगी। ये एक बहुत प्रगतिशील कदम है। लेकिन दूसरी तरफ संघीय स्तर पर ट्रंप प्रशासन के दौरान हमने देखा कि कैसे अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया, यूएन मानवाधिकार परिषद और यूनेस्को को भी छोड़ दिया। हालांकि बाद में कुछ में वापसी हुई, लेकिन यह दिखाता है कि अमेरिका की नीतियां कितनी अस्थिर हो सकती हैं, जो वैश्विक शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, ये सब बहुत जानकारीपूर्ण था। अगर हमारे श्रोताओं को आज की इस लंबी चर्चा से कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? चलिए एक त्वरित रिकैप करते हैं। जरूर, कुछ मुख्य बिंदु जिन्हें याद रखना चाहिए। पहला, न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 119वां सदस्य बन गया है। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच एसओए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गहरे भरोसे का प्रतीक है। तीसरा, टाइगर ट्रायम्फ, ये भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है। चौथा, अमेरिका में डीप फेक के खिलाफ टेक इट डाउन एक्ट लाया गया है, जो एक अहम डिजिटल सुरक्षा कानून है। पांचवा, हवाई पर्यटकों पर ग्रीन फी लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। छठा, प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में प्रतिष्ठित डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सातवां, अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। तो आज हमने भारत के न्यूजीलैंड के साथ ताज़ा होते रिश्तों से लेकर इंडो पैसिफिक में चल रही बड़ी रणनीतिक शतरंज की बिसात को समझा, जिसमें अमेरिका एक प्रमुख खिलाड़ी है, और ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के अंदर के फैसले पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल। और आज की ये चर्चा एक जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे क्वाड और एयूकेस जैसे गठबंधन इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बड़ी शक्तियों की होड़ में इस क्षेत्र के वो छोटे द्वीपीय देश कहाँ खड़े हैं, जिनके लिए सबसे बड़ा खतरा किसी देश की नौसेना नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ता समुद्र का जलस्तर है। क्या ये देश इन बड़ी ताकतों की रणनीतिक बिसात पर सिर्फ मोहरे बनकर रह जाएंगे, या वे अपनी आवाज और अपने अस्तित्व की लड़ाई को प्राथमिकता दिला पाएंगे? मुझे लगता है कि आने वाले समय की ये सबसे बड़ी मानवीय और भू राजनीतिक चुनौती होगी। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।